We will start the day with some MCQs regarding the radiological procedures. We have discussed the radiological procedures in their different videos, respective videos. You can kindly go and see those and then come for the MCQ session. What is the correct patient preparation regarding hydration before an IVU procedure? हाइड्रेशन का क्या प्रोटोकॉल होता है कि क्योंकि हमें आईवीयू में कंट्रास्ट देना है, तो कंट्रास्ट से क्या होता है? कंट्रास्ट से होता है कंट्रास्ट इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी। उसको कॉम्बैट करने के लिए हमें होना चाहिए adequate level of hydration which will be needed. So only patients with pre-existing renal failure need to be hydrated. नहीं, सारे पेशेंट्स को हमें हाइड्रेट करना है. हाइड्रेशन स्टेटस डज नॉट इम्पैक्ट द IVU procedure or its risk. It does not impact the IVU procedure, but its risk it impacts. So this is also wrong. The patient should be well hydrated to reduce the risk of nephrotoxicity. Here this answer C is, option C is correct. Then the patient should be dehydrated to concentrate the contrast in the collecting system. Dehydration का तो कोई रोल ही नहीं है. If a radiologist wearing a lead apron can use only one TLD badge, where should it be worn? तो प्रोटोकॉल के हिसाब से क्या होता है? अगर हमारे पास हैं 2 TLD बैच और रेडियोलॉजिस्ट ने पहना हुआ है लेड एप्रन, तो एक तो पहनना है उसको लेड एप्रन के नीचे चेस्ट लेवल पे, दूसरा उसको पहनना है आउटसाइड द लेड एप्रन फॉर एक्सट्रीमिटी डोज, या फिर अगर बोलें तो सेंसिटिव ऑर्गन डोज फॉर एक्सट्रीमिटी और सेंसिटिव ऑर्गन डोज. किसके लिए? थायरॉयड के लिए. तो लेकिन अब जब ऑप्शन है एक ही TLD बैच का, तो उसको आप कहाँ पहनेंगे? उसको आप पहनेंगे आउटसाइड द TLD. कहाँ पे? कॉलर लेवल पे फॉर थायरॉयड, बिकॉज थायरॉयड इज अ highly sensitive organ, highly radiosensitive organ, and इसको बहुत रेडिएशन डोज मिलता है, अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60% more dose to the periphery is given. So the answer here is clip to a pocket at a chest level under the apron. Under the apron तो जब दो होंगे तो ही पहनेंगे. Underneath the lead apron at waist level. On the sleeve at the wrist level. So the answer here is at the collar level outside the lead apron. So this is the correct answer. Next is, when is the optimal time to perform a hysterosalpingography during a menstrual cycle? So होता क्या है? This is the menstrual cycle here. 0 to 5 days menstrual phase, 5 to 10 days, and then 10 to 14 days. This is 28. This is ये 5, then 10, then 14. This is the fertile period. This is pre-ovulatory. This is the proliferative, and this is menstrual. तो हमें करना क्या है कि हमें ये हमारी यूट्राइन कैविटी है, इसके अंदर हमें कंट्रास्ट इंजेक्ट करना है. यहाँ पे सारा कंट्रास्ट जाएगा, तो यहाँ पे ये खाली होनी चाहिए उसके लिए. तो फर्टाइल में हम नहीं कर सकते हैं, प्रोलिफरेटिव में करते नहीं हैं क्योंकि एंडोमेट्रियम बहुत थिक हो जाता है और अंदर मतलब फिजियोलॉजिकल कॉर्नुअल ब्लॉक के चांसेस बढ़ जाते हैं. अब मेंस्ट्रुअल क्योंकि ब्लीड कर रहा है तो करना बेटर नहीं है, तो ऑप्शन बच गया क्या? प्री ओवुलेटरी फेज में किया जाता है. प्री ओवुलेटरी फेज में 5 to 10 days.
preferably. We will see the answers. During the ovulatory phase, around day 14, no. During pre-ovulatory, days 6 to 10, yes, this is the correct answer. During post-ovulatory phase, day 15 to 28, no. Menstrual phase, no. According to the source material, what does a teardrop bladder appearance on a cystogram typically indicate? टीयरड्रॉप ब्लैडर क्या होता है कि ये हमारा ब्लैडर है, यूजुअली इसको ऐसे होना चाहिए था. दिस इज द ब्लैडर की यूजुअल शेप. ये हो गया हमारा टीयर ड्रॉप ब्लैडर. सिस्टोग्राम अगर करते हैं तो वी विल इवेल्युएट द शेप्स ऑफ ब्लैडर, द पैथोलॉजीज ऑफ ब्लैडर. सो टीयर ड्रॉप ब्लैडर में होता क्या है, दैट द ब्लैडर इज हैविंग सम एक्सट्रिंसिक कंप्रेशन फ्रॉम ऑल द 3 साइड्स, जिसकी वजह से वो ऐसे पुश हो जाता है. ठीक है, यूजुअल शेप थी ऐसी, उसको इधर से भी प्रेशर आया, इधर से भी प्रेशर आया, इधर से भी प्रेशर आया. जब साइडवेज से ज़्यादा प्रेशर आया तो कंप्रेस हो गया वो तीनों तरफ से. एंड ऐसा होता क्यों है, एक्सट्रिंसिक कंप्रेशन कब आएगा, या तो तब पेल्विक लाइपोमेटोसिस है या फिर कोई और एक्सट्रिंसिक मास है. और एक्सट्रिंसिक मास है, लेकिन ऐसा मास जो तीनों तरफ से उसको पुश करे, ऐसा यूजुअली पॉसिबल नहीं होता. मोस्ट लाइकली ऐसा होता है पेल्विक लाइपोमेटोसिस से, क्योंकि फैट है, फैट तीनों मतलब पूरी पेरिटोनियल कैविटी में भी प्रेजेंट हो सकता है. सो आंसर्स वुड बी इंट्रापेरिटोनियल ब्लैडर रैप्चर, नो. इंट्रापेरिटोनियल ब्लैडर रप्चर में क्या होगा, दैट कंट्रास्ट विल बी सीन बिटवीन द गट लूप्स. The presence of large intraluminal calculi, no, it will be seen as filling defect only. Extrinsic compression from a pelvic hematoma or a pelvic lipomatosis, yes, this is the correct answer here. A congenital morphological abnormality, no. Then during a voiding cystourethropy, VCUOG, MCU, why are the patients positioned in the right and the left anterior oblique positions for spot radiographs? होता क्या है कि this is the femur here, this is also the femur here. तो यहाँ पे हमें लेना है क्या है कि उसके बाद ये हमारा यहीं पे ऐसे करके हमारी प्यूबिक बोन जा रही है, ऐसे करके हमारी दोनों प्यूबिक बोन जा रही है, और यहीं से ऐसे अंदर से दिस इज़ ब्लैडर एंड दिस इज़ द यूरेथ्रा, ऐसे ही जा रहा है. सो जब हम एंटीरियर एपी व्यू लेते हैं या फिर पीए व्यू लेते हैं तो डायरेक्शन होती है एंटीरियर टू पोस्टीरियर, पोस्टीरियर टू एंटीरियर. होता क्या है, इससे सुपर इम्पोजिशन ऑफ pubic symphysis on urethra, तो इस वजह से हमें यूरेथ्रा दिखता नहीं है अच्छे से. सो दैट इज़ वाई वी टेक एंटीरियर एंड पोस्टीरियर obliques to avoid that. So what would be the correct answer here? To reduce the radiation dose to the patient gonads, no, वो तो anterior oblique में भी इतनी आएगी, AP में भी इतनी आएगी. To measure the post-void residual volume more accurately, no. To better visualize the renal calyces and assess for reflux, no. To avoid superimposition of urethra on the pubic symphysis. Then, which imaging technique is considered as standard for evaluating the anterior urethra for pathologies like strictures and injuries? होता क्या है, that this is the bladder, this is the posterior urethra, this is the anterior urethra, this is the male urethra, this is bladder, this one is posterior urethra, and this one is anterior urethra. So for this part, bladder and posterior urethra, we have MCU, or we can say VUG.
फॉर एंटीरियर यूरेथ्रा, क्योंकि यहाँ से कंट्रास्ट आता है तो ये इसको इतना डिस्टेंड नहीं कर पाता. फॉर एंटीरियर यूरेथ्रा वी हैव RGU स्पेसिफाइड टेक्निक, जिसमें हम यहाँ से कंट्रास्ट इंस्टिल करते हैं एंड देन वी विजुअलाइज ऑल द थिंग्स. सो एंटीरियर यूरेथ्रा हमें देखना है तो RGU इज द राइट आंसर. सॉरी, retrograde cystography is written here. Sorry, this one, RGU. What is the fundamental principle of behind a thermoluminescent dosimeter radiation dose? क्या होता है कि जो भी यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे LiF या फिर CaSO4 के क्रिस्टल में, तो वो क्या रेडिएशन आया, रेडिएशन से उन्होंने एनर्जी ली और वो अपर लेवल पे चले गए, अपर लेवल पे चले गए और वहीं पे ही ट्रैप हो गए, नीचे नहीं आए. उसके बाद क्या हुआ, जब इसको आपने किया हीट, जब इसको आपने किया हीट तो यही इलेक्ट्रॉन्स नीचे आ गए लोअर लेवल पे और जो एक्सेस एनर्जी थी वो उन्होंने रिलीज़ की इन फॉर्म ऑफ लाइट. एंड वी विल मेजर दैट लाइट and that light will be proportional to the absorbed radiation dose. This is the principle of TLD patch. TLD material becomes permanently magnetic in proportional to the radiation dose. No, a crystal traps energy from radiation, releases it as light when heated, with the light being proportional to the dose. This is the correct answer. Radiation causes a chemical color change in the crystal, which is measured by spectrophotometer. No. Radiation induces a small electric current in the phosphor material, which is measured directly. This is also no. Then what is a significant limitation of voiding cystourethropography? VCUOG in assessing the male urethral anatomy. We have, as we have discussed already, लास्ट में भी हमने डिस्कस किया, दिस इज़ द ब्लैडर, दिस इज़ द पोस्टीरियर यूरेथ्रा, दिस इज़ द इंटीरियर यूरेथ्रा. जब हम MCU में कंट्रास्ट पहले इंस्टिल करते हैं और फिर वो नीचे पास होता है तो इट डज नॉट कॉजेज द डिस्टेंशन, एडिक्वेट डिस्टेंशन नहीं हो पाती है एंटीरियर यूरेथ्रा की, एंड दिस इज़ द ओनली लिमिटेशन. एंड फॉर दिस वी हैव RGU. सो इट कैन नॉट डिटेक्ट VUR. बिल्कुल ये डिटेक्ट करता है. दिस इज़ द रॉन्ग आंसर हियर. देन इट इज़ अनेबल टू विजुअलाइज द ब्लैडर नेक ड्यूरिंग वॉइडिंग. दिस इज़ द ब्लैडर नेक. इसकी फनलिंग हम देखते हैं MCU में एंड इट visualizes that. It provides no information about post-void residual volume. No. It may not adequately demonstrate abnormalities of anterior urethra. This is the correct answer. In the context of hysterosalpingography, what does the diagnostic reliability data suggest? So this is the uterus here and these are the fallopian tubes. These are the fallopian tubes. What do? That we insert a cannula and this contrast, we will fill this uterine cavity and this contrast will pass subsequently into the fallopian tubes and spill into the peritoneum. We will see it as peritoneal spillage. So in case of any blockage here, what will it will do, that it will not produce any peritoneal spillage, but this is the case of pathology. But in some physiological cases, due to physiological cornual block, or if done in proliferative phase, later phase of menstrual cycle, तो यहाँ पे already ये thickened होता है, there is less space to pass the contrast from here to here. That is why it can show apparent tubal blockage. Hence अगर spillage मिल गया तो 96.6% it is the chances that patency is there. But अगर blockage मिल गया तो उसकी specificity बहुत कम है.
वाई? क्योंकि वो फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, प्रोलिफरेटिव भी हो सकता है. देयर विल बी वेरी less chances, almost 68% chances, that it will show the blockage. So hence this technique is very good for demonstrating the patency and not very good for demonstrating the blockage. HSG is highly reliable for confirming both tubal patency and tubal blockage. No, HSG is a reliable indicator of tubal blockage but not of tubal patency. No, HSG is a reliable indicator of tubal patency but not of tubal blockage. C is the answer here. HSG has very low sensitivity and specificity for any tubal assessment. What is the threshold for a radiation dose to be considered as an overexposure that requires immediate reporting and investigation? That is 10 millisieverts. You have to inform this to AERB, and then an investigation is started to look into the cause of this increased exposure. Hence, here is C is the answer here. During intravenous urography, which phase best evaluates the renal size and outline? Then there are some phases of IVU. First of them is नेफ्रोग्राम फेज. क्या होता है कि कंट्रास्ट जब किडनी में जाता है तो किडनी टेक्स अप दैट कंट्रास्ट, किडनी पैरेन्काइमा टेक्स अप दैट कंट्रास्ट एंड हेंस हमें किडनी का पैरेन्काइमा अच्छे से विजुअलाइज होता है, किडनी की आउटलाइन बहुत अच्छे से विजुअलाइज होती है एंड दैट शुड बी 3 to 4 वर्टिब्रल बॉडी हाइट, preferably less than 4, otherwise it will indicate renomegaly. So this is all in nephrogram phase. Answer here is nephrogram phase. In pyelogram phase we will see the collecting system. The delayed phase we will see if any obstruction is there, and in post compression phase we will see the residual impact. Which of the following is listed as a contraindication for both RGU, retrograde cystography, and retrograde urethrophy? In any procedure which is performed retrogradely, we need to avoid some complications which is UTI. कि बाहर अगर इन्फेक्शन है, सुपरफिशियल एरियाज पे इन्फेक्शन है, so you will do what? You will transmit it to the inner areas via your retrograde method. रीनल फेलियर का इससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वी आर इंजेक्टिंग कंट्रास्ट रेट्रोग्रेडली, किडनी इज नॉट इन्वॉल्व इन द लूप हेयर. पेल्विक फ्रैक्चर, नो. रीसेंट abdominal surgery, not a contraindication. So this was all about these MCQs regarding the procedures. I hope it helped. Thanks for patience listening. Enjoy.